नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मान लीजिए यह एक परावर्तक सतह है। तो यह परावर्तक सतह से अगर कोई किरण आती है तो उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। मतलब किसी स्रोत से, किसी सोर्स से कोई किरण आती है तो वह परावर्तक सतह से टकरा के लौट जाती है। तो इसे लौटती हुई किरण, जिसको दोस्तों हमने लाल वाले से लौट आती हुई और काले से जाती हुई, यह जो हम डॉटेड लाइन दिखाए हैं दोस्तों, यह किरण क्या है कि जब आती हुई किरण पर जाती है, लौट जाती है, तो वो आगे बढ़नी चाहिए थी, वो आगे न बढ़ के उस सतह से टकरा के लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, यदि किसी सोर्स से कोई किरणें, आप देख सकते हो एक बिंदु के बराबर सोर्स भी। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एक सूरज है, उसकी किसी एक सोर्स से एक किरण निकलती है जिसको हमने बोला आपतित किरण। वह एक परावर्तक सतह, जैसे मैंने अपने आपको हाथ पर दिखाया है, तो मेरे हाथ की उंगलियां आपको क्यों दिख रही है? क्योंकि एक जो टॉर्च की रोशनी है, जो बल्ब की रोशनी, वो मेरे हाथ से टकरा के वापस इसी परावर्तक सतह से लौट के आपकी आंखों तक जाती है। तो देख लीजिए कि किसी सतह से मान लीजिए दोस्तों आई, और वो सतह हमको टकरा के मेरे आंखों तक जाती है, तब जाके वो वस्तु हमें दिखती है। इसका मतलब है कि परावर्तन के वजह से ही कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो अगर किसी परावर्तक सतह से कोई वस्तु टकराती, कोई प्रकाश की किरण टकराती है किसी वस्तु से, फिर वो वापस हमारे आंखों तक आती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण को डिटेल से। तो जो आने वाली किरण है किसी स्रोत से, उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और परावर्तक सतह से जो लौट के चले जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम रखे हुए हैं क्योंकि बीच में कभी लम्ब भी पढ़ाना है। तीसरा है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण लौटने वाली किरण, आपतित किरण आने वाली किरण। इंग्लिश मीडियम वालों, आपके लिए हम इंग्लिश में लिख देते हैं, आपतित किरण जो आती हुई किरण है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड। आपतित किरण को आई और रिफ्लेक्टिव किरण को आर से डिनोट करते हैं। वैसे ये रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टेड होगा। रुकिए दोस्तों, हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टेड होगा, यानी परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, आई आर यानी आने वाली किरण, जिसको लाल से दिखाए हैं, और आर आर यानी परावर्तित किरण। इसके बीचों बीच दोस्तों हमने एक अभिलंब खींचा है जो परावर्तक सतह से एकदम लंबवत है, जो आई आर और आर आर को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, जिसको हमने नॉर्मल कहा। नॉर्मल एक तरह का अभिलंब होता है जो आई आर और आर आर को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो अभिलंब जो होता है वो परावर्तक सतह से हमेशा लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अभिलंब परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है, और यह आई और आर आर को, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को बीचों बीच बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर कोई आपतित किरण आती है और परावर्तक सतह से टकरा के लौट जाती है, तो 90 डिग्री पे जो अभिलंब है जो परावर्तक सतह से है, वह इसे बराबर बराबर भागों में बांटता है। मतलब दोस्तों, अगर कोई एंगल आई जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है, आर जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर होंगे। एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर होंगे। मतलब कहने का दोस्तों क्या है कि मान लीजिए यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, और यह मान लीजिए नहीं, यह ओ और यह मान लीजिए बी पॉइंट है। तो ए ओ बी और बी ओ सी, आपको दो पॉइंट दिख रहा है, दो एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी क्या है? आई। एंगल बी ओ सी क्या है? एंगल आर। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो आपतित किरण है वह परावर्तित किरण को अभिलंब बराबर बराबर भागों में बांटता है। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। यह आपको साफ दिख रहा है चित्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं आपको जो
क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तक सतह से टकरा के लौट जा रही है, तो उसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच बनने वाले कोण एंगल आई और एंगल आर, बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, एंगल आई एंगल आर मतलब आप इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। चलिए इसको हम लिख देते हैं। आपतन कोण, एंगल आई, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई को आपतन कोण और एंगल आर को परावर्तन कोण बोलते हैं। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण, आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान देना, आपके लिए भी हम लिख देते हैं, बोल भी देते हैं कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिव रेज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कुछ नहीं है दोस्तों, आई आर, नॉर्मल और आर आर तीनों एक ही परावर्तक सतह में होने चाहिए। ये जो परावर्तक सतह दोस्तों आपको दिख रहा है, जिससे आपतित किरण आती है, परावर्तित किरण लौट जाती है, वो तीनों एक ही सतह पे, एक ही प्लेन पे होने चाहिए। कौन कौन? आपतित किरण, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे यानी कि परावर्तित किरण। और दूसरा है आई एंगल आई बराबर एंगल आर। ये दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। जो दो नियम हैं, ये दोनों नियम प्रकाश के परावर्तन से नियम से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है दोस्तों, यानी मिरर। ठीक है, तो दर्पण कहते किसे हैं दोस्तों, कि अगर ये आप एक देख रहे होंगे, मैंने एक सरफेस है, चलिए इसको अगर हम किसी एक भाग को कलर करते हैं दोस्तों, कांच का कोई टुकड़ा, कांच का कोई ऐसा भाग जिसके किसी एक भाग को कलर ही कर दिया जाए, इससे क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश की किरणें उस सतह से आती है, किसी सोर्स से प्रकाश की किरणें आती हैं और टकरा के लौट जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण। मतलब दर्पण कांच का वह भाग है जहाँ से अधिकतम परावर्तन हो सकता है, यानी कि प्रकाश की जितनी सारी किरणें हैं लगभग 95% के बराबर वो लौट जाती है, कुछ 5% अगल बगल से निकल जाती है। तो प्रकाश की किरणें यदि अधिकतम रूप से किसी सतह से, किसी परावर्तक सतह से लौट जाती है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण एक परावर्तक सतह होता है जहाँ से कोई भी प्रकाश की किरणें अधिकतम अपने आप को परावर्तित कर देती है। ठीक है दोस्तों, दर्पण के बारे में अगर बात किया जाए तो दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है दोस्तों, और इसके एक भाग पर पेंट या कलई किया रहता है। इसके एक भाग पे पेंट, कलई या पॉलिश किया रहता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आती और परावर्तित होकर लौट जाती है, और अधिकतम परावर्तन 95% के करीब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने दर्पण के टाइप्स पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों दर्पण दो तरह के होते हैं। एक समतल दर्पण, अगर परावर्तक सतह प्लेन हो तो उसको समतल दर्पण कहते हैं, और गोलीय हो तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अगर दोस्तों गोलीय दर्पण में भी हम दो तरह के, और परावर्तक सतह यानी समतल दर्पण में दो तरह के। कौन कौन? तो अगर समतल दर्पण के किसी एक भाग को या आगे से या पीछे से किसी भी एक भाग से कलई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण में भी इधर अंदर की ओर या बाहर की ओर कलई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। अंदर से कलई कर दिया जाए दोस्तों तो वो होता है उत्तल, बाहर से तो अवतल। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हम लोग दोस्तों उसके बाद पढ़ाएंगे। अगला पढ़ते हैं समतल दर्पण कैसा होता है। तो समतल दर्पण के बारे में दोस्तों हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पे आएंगे। तो समतल दर्पण कैसा हो, पर दोस्तों वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल का मतलब प्लेन हो एकदम, जिसमें कोई भी मोड़ नहीं हो,
एक भाग पे चांदी या पारा से पॉलिश किया हो, पेंट किया हो। दोस्तों हमने बार बार बोला है कि किसी एक भाग को आप पॉलिश कर दो या पेंट कर दो तो वह परावर्तक सतह समतल दर्पण का होगा। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण के बारे में अगर बात किया जाए तो ठीक है दोस्तों, देखिए कि कहता क्या है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, आभासी और सीधा होंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हमने एक चित्र बना के दिखा रहे हैं कि एक आदमी अगर खड़ा है, उससे प्रकाश की किरणें टकराई और समतल दर्पण से टकरा के वापस लौटती है तो उसका एक इमेज बनता है। दोस्तों हमने इमेज के बारे में, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों उसका एक इमेज कहीं बना तो वह इमेज सीधा बनता है, देख रहे होंगे, काल्पनिक बनता है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण में, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक हो गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। इससे पहले कि हम कुछ आगे बता दें, समतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इतने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आकार कैसा होगा, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, ये वो कुछ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। तो समतल दर्पण पे वस्तु जहाँ रखा वो आभासी और सीधा बनता है। दूसरा है वस्तु की आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। मतलब दोस्तों जैसा वस्तु है उसका प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो सेम साइज का होगा। इसके बीच जो किरणें हैं, किरणें परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनाती है वो प्रतिबिंब आभासी होता है। चूँकि अगर कटान बिंदु पर से प्रतिबिंब नहीं बनता है तो वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है। कटान बिंदु से कटता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो हम यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, चूँकि कटान बिंदु पे प्रतिबिंब बना नहीं है तो काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आभासी सीधा। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों प्रतिबिंब के आवर्धन के बारे में। तो प्रतिबिंब समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है। आवर्धन बस अभी इतना जान लो कि m बराबर -v/u प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। प्रतिबिंब का आवर्धन एक होना चाहिए। आवर्धन एक होने का मतलब दोनों की ऊंचाई बराबर है तो दोनों का रेशियो एक होगा। यदि दर्पण वस्तु से q दूरी a दूरी पर हो तो प्रतिबिंब 2a दूरी तक विस्थापित हो जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है दोस्तों, अगर हमने किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब को कहीं रखा, प्रतिबिंब को हमने समतल दर्पण में कहीं रखा है, ठीक है दोस्तों, अगर उससे हमने प्रतिबिंब को a दूरी पे रखा है, a दूरी पे विस्थापित किया है, प्रतिबिंब से a दूरी पे विस्थापित किया है, तो दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब कहते हैं, माफ़ करना, वस्तु अगर a दूरी पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, जो कि काल्पनिक और सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब जो है 2a दूरी तक विस्थापित हो जाता है अगर वस्तु a दूरी तक विस्थापित है। तो यदि वस्तु a दूरी तक विस्थापित है तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, इसको दोस्तों हम अच्छे से समझाते हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। ये 5 नंबर पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, 5 नंबर पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, हम उसको भी बता देते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कोई वस्तु अगर समतल दर्पण से अगर a दूरी पर विस्थापित हो, a दूरी पर विस्थापित होने का मतलब कि अगर हमने वस्तु को कहीं रखा था और वहाँ से फिर उठा के किसी और जगह पे रख दिया और उस जगह को अगर विस्थापित दूरी a माना जाए तो प्रतिबिंब सर 2a दूरी पर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि सर समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसकी चाल अगर ab से बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की चाल 2b से बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप 5 नंबर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर वस्तु की ऊंचाई h है दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई h है तो हमें प्रतिबिंब को आधा रखना पड़ेगा। आधा रखने का क्या मतलब है दोस्तों कि अगर प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण पे वस्तु का, वह उसको 2b से आवर्धित कर देता है। हमें 2b से आवर्धित करना नहीं है क्योंकि हमने बोला कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होना चाहिए। इसके लिए
हमने क्या किया कि अगर हम दर्पण के ही ऊंचाई को आधा कर दे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दुगुना बनना चाहिए था। अगर मान लीजिए दर्पण की ऊंचाई 5 मीटर है तो प्रतिबिंब 10 मीटर ऊंचा बनेगा। उसमें हमने वस्तु की ऊंचाई को 10 मीटर बनाना है तो प्रतिबिंब को आराम से 5 मीटर कर दी, दर्पण को आराम से 5 मीटर कर देंगे। 5 मीटर कर देने से क्या होगा कि मेरा प्रतिबिंब ऑटो 10 मीटर का बनेगा। हमें लग रहा है कि सर आप समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, अगर वस्तु 10 मीटर का है, प्रतिबिंब 10 मीटर का बने। अगर हमने बोला कि समतल दर्पण पे दुगुना प्रतिबिंब बनता है, वस्तु 10 मीटर का तो प्रतिबिंब अगर h रखते हैं समतल दर्पण की हाइट को तो प्रतिबिंब 20 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें 20 मीटर करना है क्या, दुगुना आवर्धित करना है क्या? नहीं करना है ना। तो हम प्रतिबिंब को सेम प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, h हाइट पे प्राप्त करने के लिए जैसा आप दिख रहे हैं हमने समतल दर्पण को आधा कर दिया। आप 2a से गुना करके देख लो, जो 4 नंबर और 5 नंबर मैंने बोला ना सेम है, आप करके देख लो, ऐसा ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरणें हम आपको अभी दिखा रहे हैं जो आ रही है वो टकराती है समतल दर्पण से और इस पर जो बनता है प्रतिबिंब, ये हम पॉइंट नंबर 6 बता रहे हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होती है। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी आप समझ रहे होंगे, फोकस दूरी जहाँ से प्रतिबिंब एक दूसरे को कट करता है वह दूरी अनंत होती है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब समतल दर्पण में सीधा होने के कारण बहुत दूर तक आवर्धित होता है। अब कहता है कि समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर होता है जितना कि वस्तु, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर होता है जितना वस्तु। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, तो चलिए हम इसको आपको एक चित्र से दिखा रहे हैं, या चित्र से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यह पॉइंट कहना क्या चाहता है। तो दोस्तों यह एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पे अगर हमने किसी दूरी पे वस्तु को रखा है, किसी दूरी पे वस्तु को रखा है और वह दूरी आपने बोल दिया और उस पर पहले देख रही कि किसी दूरी पे रखा और वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है सर ए दूरी पे, डी दूरी पे। हमने कहा कि अगर वस्तु को डी दूरी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी डी दूरी पे बनना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। तो अगर हम समतल दर्पण पे किसी वस्तु को रख रहे हैं और वह किस दूरी पे है दोस्तों, डी दूरी पे है। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, आप 4 5 6 पॉइंट को देखेंगे लेकिन बार बार अगर देखेंगे समझ जाएंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत आसानी से होगा। ये डी दूरी पे है, प्रतिबिंब भी डी दूरी पे होना चाहिए, ऐसा पॉइंट कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा कि अगर प्रतिबिंब को हमने ए दूरी तक विस्थापित कर दिया, हमने प्रतिबिंब को ए दूरी तक विस्थापित कर दिया तो मेरा जो ये कुल दूरी होना चाहिए था, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, वस्तु को ए दूरी तक विस्थापित कर दिया तो मेरा जो वस्तु ए प्लस डी दूरी तक होना चाहिए था। लेकिन हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि प्रतिबिंब अगर ए दूरी, वस्तु ए दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब उसका दुगुना यानी 2a दूरी तक विस्थापित होगा और कुल दूरी 2a प्लस डी हो जाएगा, जबकि वस्तु की कुल दूरी d प्लस ए हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं। तो सेम दूरी कब होगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हाइट और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार सेम होने के लिए हमको समतल दर्पण को आधा करना पड़ता है, इसीलिए प्रतिबिंब को दुगुना दूरी पे करना पड़ता है। हमें कहा कि वस्तु उतना ही दूरी पे रखेंगे जितना दूरी पे प्रतिबिंब, ये समतल दर्पण के रिस्पेक्ट में है। जैसे कि हमने बोला कि दोनों डी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों, आप आराम से इसको समझ लेना, दोनों डी दूरी पर है, एक लाइन में हमने इसको आधा आधा बांट दिया, नीचे वस्तु है ऊपर प्रतिबिंब है, दोनों प्रतिबिंब समतल दर्पण से डी दूरी पर है। अब हमने बोला कि नहीं, हम वस्तु को डी दूरी से हटा के और थोड़ा दूर विस्थापित कर देते हैं, उसका मान हमने रख दिया डी दूरी तक, ठीक है। उसका मान हमने ए रखना है ऊपर, तो उसका मान हमने डी दूरी तक विस्थापित करने पर हमने देख रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, ये ए होगा, ये ए होगा, प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों 2a दूरी तक,
प्रतिबिंब 2a तक विस्थापित हो गया। शुरुआत में दोनों dd दूरी पे था, लेकिन जैसे ही हम घसका के वस्तु को a पे ले गए, प्रतिबिंब पहुंच गया 2a दूरी पे। प्रतिबिंब पहुंच गया 2a दूरी पे। यही मेरा कहने का मतलब है दोस्तों। जैसे आप इस मार्कर को देख लीजिए कि मैंने इस ब्लू वाले यानी समतल दर्पण के फ्रेम से अगर ब्लैक वाले मार्कर को थोड़ी दूरी पे पहले रखा था तो प्रतिबिंब एकदम डबल बन रहा है। यही कहने का हम चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। तो उसको समझाने से पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या है कि अगर चाल के बारे में दोस्तों हम बोल चुके हैं। इसका रीज़न क्या है कि अगर वस्तु भी स्पीड से चलता है ना, तो प्रतिबिंब 2 भी स्पीड से चलता हुआ प्रतीत होता है। इसका यही रीज़न है कि अगर हम वस्तु को d दूरी तक विस्थापित करते हैं तो प्रतिबिंब 2d दूरी तक विस्थापित हुआ दिखता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका चाल दुगुना प्रतीत होता है, फील होता है। प्रतिबिंब का चाल वस्तु के चाल से दुगुना फील होता है कि चल रहा है। जैसे कि अगर वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित किए हैं तो प्रतिबिंब 2 से 4 मीटर तक विस्थापित होगा। चाल कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसका चाल, प्रतिबिंब का चाल 4 मीटर पर सेकेंड और ऐसा फील यानी प्रतीत होता है। पॉइंट नंबर 8 में कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पे लंब होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पे क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री होती है। तो वैसी रेखा जो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाएगी समतल दर्पण पे लंब होती है, क्योंकि परावर्तक सतह से गुजरने वाली रेखा भी उन दोनों को जो मिलाती है वो लंब होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दर्पण को हम थीटा एंगल से घुमा देंगे तो प्रतिबिंब ऑलवेज 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। सिंगल सा क्वेश्चन है। चाल भी से 2 भी हो रहा है, विस्थापित दूरी a से 2a हो रहा है, तो एंगल थीटा से 2 थीटा नहीं होगा, ऑलवेज होगा। आपको याद रखना क्या है कि अगर हम वस्तु को थीटा दूरी तक हम विस्थापित कर रहे हैं तो प्रतिबिंब ऑलवेज 2 थीटा दूरी तक विस्थापित होगा। चाल भी से 2 भी हो जाएगा, विस्थापित दूरी a से 2a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दोस्तों पॉइंट नंबर 10 कहता क्या है कि यदि एक व्यक्ति एक कमरे के ठीक बीचों बीच खड़ा हो और तो उस प्रतिबिंब का हाइट क्या होगा? यदि कमरे के पिछले दीवार का प्रतिबिंब आगे रखे समतल दर्पण पे बन रहा हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति कमरे के एकदम बीचों बीच खड़ा हो, हम देख रहे हैं जैसे हम बीचों बीच खड़े हैं, मेरे दोनों तरफ दीवार है दोस्तों, आगे अगर मेरे सामने एक कोई शीशा लगा है जो कि समतल दर्पण है, देखिए मेरे सामने कोई शीशा लगा है जो कि समतल दर्पण है, वो किस हाइट का होगा? यदि पीछे वाला दीवार जो है h हाइट का हो तो दोस्तों शीशा h/3 हाइट का होना चाहिए। मतलब दीवार अगर h हाइट का है तो प्रतिबिंब एक्चुअल हाइट का दिखेगा कब? जब मेरा दीवार अगर h हाइट का है तो दर्पण h/3 हाइट का होना चाहिए। कब? जब हम प्रतिबिंब जो है कब? जब हम कमरे में बीचों बीच खड़े हों, जब हम कमरे के बीचों बीच खड़े हों तब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमने ये समतल दर्पण में कि अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? आप देख रहे होंगे कि दोनों प्रतिबिंब के बीच में किरणें आपस में टकरा के ढेर सारे प्रतिबिंब बनाएगी। ये दोनों प्रतिबिंबों के बीच किरणें आएंगी, टकराएगी और ये थीटा एंगल बन रहा है और आपस में टकरा के ढेर सारा प्रतिबिंब बनाएगी, जैसा आपको चित्र में हम दिखाना चाह रहे हैं। तो इन किरणों ने जहाँ जहाँ कटान बिंदु है वहाँ वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा तो उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। कि कहता है कि यदि 360/थीटा सम हो यानी इवन हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 360/थीटा -1 और विषम हो तो 360/थीटा ही होगा। कहने का क्या मतलब है कि दो समतल दर्पण यदि थीटा एंगल पे एक दूसरे से झुके हुए हैं तो उनके बीच बना प्रतिबिंब की संख्या यदि 360/थीटा सम हो, जैसे हमने बोला कि थीटा मान लो 90 डिग्री का है, थीटा यदि 90 डिग्री का है तो n बराबर कितना होगा सर? 4। n बराबर 4 होना चाहिए। नहीं, अगर थीटा सम है, अगर थीटा सम है यानी इवन नंबर आया है 360/थीटा यदि इवन नंबर है तो आप 1 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा 3। आंसर आ जाएगा, इमेज की संख्या 3 आ जाएगा
आपको इस पर हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी बता देंगे। लेकिन अगर थीटा 40 डिग्री है, हमने बोला सर थीटा है 40 डिग्री, तो आपको प्रतिबिंब की संख्या आ रही है एन। एन क्या है सर? एक ऑड नंबर है। एन क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में आपका वही आंसर होता है, इमेज में से एक नहीं घटाएंगे। एक कंडीशन होता है जब आपको ऑड नंबर आने पर भी इमेज में से एक घटाना पड़ता है। वह कंडीशन कब है दोस्तों? यदि थीटा 40 डिग्री हो लेकिन वस्तु एकदम बीचों बीच 40 के बीचों बीच 20 डिग्री पर रखा हो। जब 360/थीटा इक्वल टू ऑड नंबर आ जाए, लेकिन एन जो है ऑड नंबर आ जाए, लेकिन वस्तु जो है एकदम आधे पे रखा हो, थीटा के आधे पे, यानी वस्तु थीटा के आधे पे यानी 40 का आधा अगर 20 पे हमने वस्तु को रख दिया है, तो आपका आंसर इमेज का जो होगा वो 360/थीटा -1 हो जाएगा। तो यह कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि अगर आपने 40 से भागा दिया, आपको आंसर आ रहा था 9। हमने बोला 9 ही होगा क्योंकि ऑड आया है। हमने बोला 9 ही होगा क्योंकि ऑड आया, लेकिन हमने बोला वस्तु को अगर बीचों बीच रख दिया है, कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे, आंसर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इमेज एक आपका घट जाएगा। अगर अब सिंपल सा निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? यदि आपका इमेज इवन पे रखा है तो 360 डिग्री माइनस थीटा 3, अगर ऑड पे रखा है तो 9 हो जाएगा। अगर हमने वस्तु को 40 डिग्री यानी कि जब ऑड आंसर आ रहा है और उसके बीचों बीच थीटा को रखा है, तो आंसर आपका आधा हो जाएगा, एक घट जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हमें लग रहा है कि आज का सीरीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आपको समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ख़ास करके सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद।